नमस्ते दोस्तों, डीवी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और ये इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस पार्ट 2 है और ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, और हम ये भी सीखेंगे कि कितने टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जाने से पहले हम लोग जानते हैं कि फाइल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर्स के टर्म में करेंगे। तो दोस्तों, फाइल्स जो होते हैं वो एक मीडियम है, यानी फाइल्स आर मीडियम और एप्लीकेशन विच आर यूज टू स्टोर डेटा। यानी कि अगर आप किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो ये एक एप्लीकेशन है जो आपकी हेल्प करता है उस डेटा को स्टोर करने में। हम लोग नॉर्मली डेटा जो होते हैं वो दो स्केल्स के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉल स्केल जैसे हमारा हो गया पर्सनल डेटा, जो डेली आप पर्सनल डेटा को स्टोर करते हो, कोई भी डेटा, पर्सनल डेटा को आप स्टोर करते हो वो स्मॉल स्केल पे करते हो। और लार्ज स्केल डेटा जैसे हमारा कोई, अगर आप मान लो कि आप किसी मॉल के ऑनर हो, तो आपके अंदर उस मॉल के अंदर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, राइट। उसमें कोई अपैरल का शॉप हुआ, कोई कॉस्मेटिक का शॉप हुआ, कोई शूज़ का शॉप हुआ, तो इन सब का डेटा काफ़ी लार्ज होगा। इस डेटा को आप स्टोर करेंगे किसी डेटाबेस में, राइट, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ही टफ होगा। आप कुछ भी सर्च करोगे इसमें, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आप उसको फेच कर पाओ, उसके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फेच कर पाओ। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं नोटपैड, एक्सेल, CSV, वर्ड। आइए देखते हैं कि फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेट डेटा। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कभी अलाउ नहीं करता, कभी कोई चेक नहीं लगाता जिस पर आप डुप्लीकेट डेटा को आप पहचान सको। सपोज़ ये कोई डेटा है जो एक रो में इंसर्ट हुआ है, किसी रो में इंसर्ट हुआ है, और कोई डेटा कुछ रो के बाद फिर से इंसर्ट होता है, तो फाइल सिस्टम इसको नहीं पहचान पाएगा कि वो डेटा इंसर्ट हुआ है। जबकि डेटाबेस में अगर आप कांस्टेंट लगाते हो तो वो डेटा इंसर्ट होने ही नहीं देगा, वो रिजेक्ट कर देगा या फिर एरर दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वर पे काफ़ी फाइल्स आती हैं। जिन लोगों को सर्वर नहीं पता है, मैं बता दूं कि सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो 24/7/365 ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है विथ इंटरनेट एक्सेस। तो आप जब लार्ज स्केल पे जाओगे तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए टाइम टू टाइम फाइल्स आती रहती है सर्वर पे, तो फाइल्स आती रहती है और वो लोड होती है डेटाबेस में। कि ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे, तो ये डिस्कस करेंगे। तो ये जाती है डीबी में। तो फाइल्स जो होती है वो इनकंसिस्टेंसी को हैंडल नहीं करती है। सपोज एक फ़ाइल है जिसमें मोहन की एज 10 है और दूसरे फाइल में मोहन की एज 24 आई, तो ये फाइल सिस्टम नहीं पहचान पाएगा कि इसकी एज वाकई में 10 है या 24 है, राइट। अब देखते हैं डेटा एक्सेसिंग डिफ़िकल्टी इशू। काफ़ी कबार कनेक्शन प्रॉब्लम आती है। डेटा एक्सेसिबिलिटी यानी कि हम कोई भी डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आइसोलेशन के जैसा ही है। डेटा एक्सेसिंग और डिफ़िकल्टी इशू और आइसोलेशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट तरह के कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से फाइल प्रोसेसिंग में काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं तो वो काफ़ी आसानी से उनके प्रोग्रामिंग हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि फाइल प्रोसेसिंग में ये काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर कोई फाइल सिस्टम है तो वो सिक्योर नहीं होता है,
उस पर लॉक लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि आप डेटाबेस में देखो तो डेटाबेस में आप आसानी से लॉक लगा सकते हो और उन्हीं लोगों को एक्सेस होता है जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं। अब देखते हैं एटोमिसिटी प्रॉब्लम क्या होते हैं। सपोज आप किसी एटीएम में गए और आपने उसमें 5000 का ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला। तो आप जब रिक्वेस्ट डालते हो उसी समय लाइट कट हो जाती है, लेकिन आपके पास मैसेज आ जाता है कि 5000 आपके मोबाइल से कट हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हुआ हाफ ट्रांजैक्शन, राइट। आपका हाफ ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि आपने पिन तो एंटर कर दिया, आपका पैसा निकल गया, पैसा कट भी गया, राइट, लेकिन आपको पैसा मिला नहीं, आउटपुट में कोई पैसा आया नहीं। तो यहाँ पर तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर बोल सकता कि भाई हमने चलो पूरा तो नहीं हुआ, लाइट तो कट गया तो पूरा नहीं हुआ, हमने आधा ट्रांजैक्शन कर दिया, ये तो गलत होगा ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि आइदर कमिट और रोल बैक। तो रोल बैक और कमिट मैं आने वाले जब मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगा तो मैं रोल बैक कमिट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि या तो पूरा कमिट हो, जो ट्रांजैक्शन है पूरा कमिट हो, या फिर अगर थोड़ा सा भी उसमें लगे कि एंड पॉइंट तक ना पहुंचाए तो वो पूरा ही रोल बैक हो जाए, यानी कि पूरा ही नकार दे। तो आपने कभी कभार देखा होगा कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया और बीच में लाइट कट गया तो आपको मैसेज उस समय आ जाता है कि योर बैलेंस हैज़ बीन रिड्यूस टू 5000, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही 1-2 मिनट बाद ही आपको फिर से मैसेज आ जाता है कि योर अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, अगर आपको पैसा आपका नहीं निकला तो ये एटोमिसिटी प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में बहुत बड़ी है, क्योंकि फाइल सिस्टम नहीं पहचान पाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन कमिट हुआ, कौन सा रोल बैक हुआ, ये फैसिलिटी ही नहीं है फाइल सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज क्या है। अगर आप IRC आप देखें कि आप जब तत्काल बुकिंग करते हो तो तत्काल बुकिंग में आप बहुत सारे यूज़र्स बहुत सारे ट्रेन में बुकिंग करते हैं। तो अगर कोई बुकिंग करता हो सेम टाइम पे कोई दूसरा आदमी बुकिंग करता हो और अगर ये ट्रांजैक्शन कंकरेंट ना हो, मतलब पैरेलल ना हो, तो किसी दूसरे यूज़र का नंबर तो 10,000 साल बाद आए। ट्रांजैक्शन होने चाहिए वो कंकरेंट होने चाहिए, मींस वो पैरेलली होने चाहिए। तो ये डेटाबेस इसको भी अलाउ करता है। इंटीग्रिटी इशू, अगर आप मान लो कि कोई ऐसा चेक लगा दो किसी ATM पे जहाँ पर 3 टाइम के बाद आप अलाउ ना करें कि आप उसको पैसे को निकाल पाओ, तो उस केस में आप चेक कांस्टेंट लगा सकते हो डेटाबेस पे, जबकि ये फाइल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। तो जान लेते हैं हम लोग। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पर्सनल होते हैं, ऑपरेशनल होते हैं, रिलेशनल होते हैं, नो सीक्वल होते हैं। आइए जानते हैं थोड़ी ब्रीफ में कि ये सब क्या है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वो डेटाबेस है जैसे आप कोई कंपनी में हो, कोई कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सेल डिपार्टमेंट भी है, परचेसिंग, अकाउंट, इंजीनियरिंग, HR, प्लानिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस सारे हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से जुड़े हुए हैं जो कि वो लोग एक्सेस कर सकते हैं इस डेटाबेस को, राइट। सभी डिपार्टमेंट इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो है कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कनेक्टेड है, मतलब कि एक जगह डेटा एक जगह ना सेव होके मल्टीपल डेटाबेस में उसकी कॉपी सेव होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप कुछ डेटा सेव किए, वो इस डेटाबेस में सेव है, लेकिन वो डेटाबेस किसी दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, वो डेटाबेस किसी दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। मतलब एक डेटाबेस की कॉपी, एक डेटा की कॉपी ये यहाँ भी रहेगी, इसके डेटाबेस में भी रहेगी और इसके डेटाबेस में रहेगी। मतलब कि आप शेयरिंग होती है इसमें, डेटाबेस की शेयरिंग होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अक्रॉस द सर्वर, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहलाता है। अब जानते हैं पर्सनल डेटाबेस क्या होता है। जो भी आप अपने डेटा को पर्सनली स्टोर करते हो अपने लोकल डेटाबेस पे विदाउट कनेक्टिंग टू एनी सर्वर,
या फिर लोकल सर्वर आप कह सकते हो, आप लोकल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो इसमें विथ कनेक्शन ऑफ लोकल सर्वर, तो आप उसे पर्सनल डेटाबेस कहते हो। ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है? ऑपरेशनल डेटाबेस वो होता है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है OLTP, एक है OLAP। OLTP और OLAP के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अलग से डिटेल में। अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि OLTP क्या होता है। OLTP मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, मतलब कि आप जो लाइव कोई डेटा की प्रोसेसिंग करते हो, जैसे आप ATM कार्ड की प्रोसेसिंग कर रहे हो, ATM कार्ड से पैसा निकाल रहे हो, ये लाइव आप डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारा OLTP प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। OLAP क्या होता है? यानी OLAP मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए होता है, जो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो या बिजनेस इंटेलिजेंस बोलो, ये उसके लिए होता है कि कोई भी डेटा, सेट ऑफ डेटा होता है, वो नॉन बिजनेस आवर में ये प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और आगे हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। रिलेशनल डेटाबेस वो चीज़ है जो कि हमें एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेशन बताता है। सपोज़ आप जैसे हम लोग इस टेबल में देख सकते हैं, ये एक्टिविटी कोड है और ये एक्टिविटी नेम है, यहाँ भी एक्टिविटी कोड है और ये रूट नंबर है, राइट। तो मान लो कि आप पैचिंग का एक्टिविटी कोड 23 है, ओवरले का 24 है, क्रैक सीलिंग का 25 है। कोई ये बिल्डिंग का डेटा है, बिल्डिंग के मरम्मत का डेटा है, और यहाँ डेट दिया हुआ है कि 1/12 को एक्टिविटी कोड जो 24 है उसका रूट नंबर ये है, उसी तरह 15 का रूट नंबर ये है, 8 तारीख का रूट नंबर 166 है। अब इससे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ये टेबल बनता है जो हमें डेट भी देता है और रूट नंबर भी देता है। आप यहाँ ध्यान देना कि यहाँ डेट अवेलेबल है, यहाँ डेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ डेट नहीं है, यहाँ एक्टिविटी नेम है और यहाँ एक्टिविटी नेम नहीं है, यहाँ रूट नंबर है, यहाँ रूट नंबर नहीं है, राइट। तो हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जहाँ पर एक्टिविटी कोड भी हो, डेट भी हो और रूट नंबर भी हो, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम, आप देखो कि 24 जो एक्टिविटी कोड 24 है उसका रूट नंबर ये है, राइट। जो एक्टिविटी कोड 24 है उसका रूट नंबर ये है, ठीक है। जो 12 तारीख को यूज़ हुआ है, जो 8 तारीख को यूज़ हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। एक्टिविटी कोड तो सेम है लेकिन डेट में इन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए रूट में भी डिफरेंस है। और ये मॉडल जो है EF कॉर्ड के द्वारा बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि NoSQL डेटाबेस क्या होता है। NoSQL डेटाबेस नॉन टेबुलर वे है कोई भी डेटा को स्टोर करने का, और ये की वैल्यू पेयर, मेनली की वैल्यू पेयर या वाइट कॉलम या ग्राफ के फॉर्म में आता है। तो आजकल जो भी हडूप डेटाबेस, हडूप फाइल सिस्टम, सॉरी हडूप इज़ नॉट अ डेटाबेस, हडूप फाइल सिस्टम चलता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बेस्ड या फिर कॉलम स्टोर या फिर ग्राफ बेस्ड या फिर की वैल्यू पेयर बेस्ड चलता है, वो NoSQL डेटाबेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।